दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान संगम पर। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको पॉलिटी के ऐसे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं द्वारा रेलवे द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं, विशेषकर ग्रुप डी, एनटीपीसी और आरपीएफ कांस्टेबल, इनके लिए विशेषकर है। ठीक है, तो ये रेलवे द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं और ये 50 जो रहेंगे ये PYQ रहेंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे। इसके पहले भी मैं हिस्ट्री के, पॉलिटी के, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, रेलवे की, ये सब आदि चीज़ें करवा चुका हूँ। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप चैनल पे विजिट करेंगे, डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो आपको इसका जो है पूरा मिल जाएगा। और आपको इसका PDF के लिए नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप पे आपको क्या करना है, लिंक करना है, आपको इसका PDF भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं के रूप में शामिल किया गया है? तो कितनी को किया गया है? तो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, याद रखिएगा। बहुत लोग 24 लगा कर आते हैं, तो 24 यहाँ से गलत होगा। जो देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है, कौन सी 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाओं का उल्लेख किया गया? कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। अगर वहीं पर पूछें वर्तमान में हमारे पास कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, क्लासिकल लैंग्वेज, तो आपको 11 बताना है। याद रखिएगा, कन्फ्यूज यहाँ से नहीं होना है। ठीक है, 11 दूनी 22। अगला है, साल 1950 में साल 1950 में संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को शामिल किया गया। इसके बाद संविधान में संशोधन के जरिए और कई जो है भाषाओं को शामिल किया गया। अगला है, नागरिकों को धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव का सामना क्यों नहीं करना पड़ता है? तो क्यों नहीं करना पड़ता? तो उनके पास क्या है, उनके पास कौन सा अधिकार है जिनको धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना होता है? तो ऑप्शन नंबर 2, समानता का अधिकार है उनके पास। ठीक है, आपको पता है हमारे पास कितने 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 हुआ करते थे, 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 मौलिक अधिकारों में से एक है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अगला है, कौन सा रेट शाब्दिक रूप से आपका अधिकार क्या है का अर्थ रखता है? तो आपका अधिकार क्या है इसका रखता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन में अधिकार रक्षा। एक यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता निर्धारित करता है। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनकी यानी कि क्या सदस्यता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 84। तो अनुच्छेद 84 क्या करता है, योग्यता के बारे में बताता है कि लोकसभा का सदस्य है उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, जो किसमें है, आर्टिकल नंबर 84 में सारी चीजें बताई गई हैं। अगला है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कब संशोधन किया गया था? तो देखिए, प्रस्तावना है, क्या प्रस्तावना, जिसमें लिखा रहता हम भारत के देश ये निरपेक्ष, ये क्या प्रस्तावना है। तो इसमें संशोधन कब किया गया था? तो इसमें संशोधन 1976 में किया गया था। कब? 1976 में इसमें संशोधन किया गया था। क्या क्या संशोधन हुए थे ये भी देख लीजिए। इस संशोधन में किए गए बदलाव कौन कौन से देखिए बदलाव हुए थे। पूछा जाता है कि 1976 में जब प्रस्तावना में संशोधन किया गया था तो कौन से शब्द जोड़े गए थे, ये सब पूछा जाता है। देखिए, ये संशोधन 18 दिसंबर 1976 को हुआ था। यह संशोधन इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल के दौरान किया था। ठीक है, इस संशोधन को 42वां संविधान संशोधन के अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, याद रखिएगा। अगला है, प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया था। तो देखिए, प्रस्तावना पहले समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं थे तो उनको जोड़ा गया था। राष्ट्र की एकता शब्दों को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया गया था। तो राष्ट्र की एकता जो शब्द था उसको क्या, राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया गया था। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी जोड़ा गया था। तो समाजवादी हो गया, धर्मनिरपेक्ष हो गया और राष्ट्र की एकता और अखंडता को इसमें जोड़ा गया था। आप यहाँ से देखिए, अगर मैं पढ़ाने की कोशिश करूँ तो आप यहाँ से इसको पढ़ लीजिए, इसी में क्या ऐड किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, मई 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह देखा कि के तहत अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करके विवाह के अविभाज्य विच्छेद के आधार पर तलाक दे सकता है। तो किसका प्रयोग करके, किस अनुच्छेद का? तो यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्या ऑप्शन नंबर, यहाँ से हमारा सही उत्तर क्या होगा, 6 का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 1 से उत्तर हो जाएगा 142। क्या, 142, अनुच्छेद 142, एक यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, हाल ही में समान नागरिक संहिता UCC पर एक विधेयक पेश किया गया। UCC के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें, उनमें से सही कथन की पहचान करें। तो पहला कथन आपसे कह रहा है, भारत में समान नागरिक संहिता विधेयक 2020 की लोकसभा में एक निजी सदस्य विधेयक के रूप में पेश किया गया। दूसरा कह रहा है, समान नागरिक संहिता
यूसीसी से तात्पर्य समान नागरिक कानूनों से है, जो भारत के सभी नागरिकों के सभी व्यक्तिगत मामलों पर लागू होते हैं। तो इसमें से कौन सा सही है? ये दो कथन, दोनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक तीसरा कथन भी ये भी दिया है। तो यह दूसरा यानी कि केवल 2 और 3, क्या केवल 2 और 3 गलत सही है? ये क्या गलत है। और आपसे प्रश्न अगर करंट अफेयर यहाँ पे ये है कि समान संहिता यानी कि सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो कौन सा बन गया? उत्तराखंड बन गया है। इसके बाद क्या है? गुजरात ने इस पर पारित करने के लिए मतलब एक कमेटी भी बना दी है। अगला है न्यायाधीश को विलंबन करने के संबंध में नीचे दिए कथन को पूरा कीजिए। तो भारतीय संविधान और आपको ये कथन जो है पूरा करना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? तो इसका सही उत्तर होगा 8 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा, आपका दूसरा, यानी कि न्यायाधीशों को निलंबित करने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। अगला है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसकी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष? 30 वर्ष। देखिए ये प्रश्न हर बार घुमा फिरा के पूछता, तो याद कर लीजिए राज्यसभा 30 वर्ष। ठीक है, आप ऐसे कर लीजिए आप एक गुटका था ना राजश्री, ये आता है गुटका, ठीक है, राजश्री आती है। तो आप ऐसे बोलो कि राजश्री एक नई मार्केट में आया है, ठीक है, राजश्री, वो राजश्री कितने की? 30 रुपए की मिल रही है मार्केट में। तो राज्यसभा 30 वर्ष ऐसे याद कर लीजिए, क्योंकि हर उसमें पूछा जाता है, इसलिए आपको याद करना जरूरी है। ठीक है, आपको एग्जाम निकालना है किसी न किसी उसमें। अगला है देखिए राज्यसभा के बारे में कुछ और जानकारी। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। कितने? 30 साल होनी चाहिए। तो राज्य आपको कहीं भी दिखे राज्य, तो आपको देखना राजश्री 36 रुपए की राजश्री मिल रही है। ठीक, ऐसे ही आपको याद रखना है। ठीक है, और लोकसभा बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 साल होनी चाहिए। कितनी? 25 साल। तो अगर राज्यसभा का आपको याद है तो आपको लोकसभा का बिल्कुल याद हो जाएगा, 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, अगर वहीं पर पूछे राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 साल होनी चाहिए। ठीक है, और भारत में नागरिकों को मतदान देने की आयु क्या? 18 वर्ष। पहले 21 वर्ष थी, फिर इसको घटा के 18 कर दी गई है। तो आपको ऐसे कुछ मिला के याद रखना है इनके बारे में। अगला है भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित संस्करण किसने लिखा था? किसने हस्तलिखित संस्करण किसने लिखा था? तो इसका सही उत्तर होगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। दूसरे इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इन्होंने कुछ इस प्रकार लिखा था, उनकी ये क्या हैंड राइटिंग है, आप थोड़ा सा एक नमूने के तौर पर इसको देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है भारत सरकार द्वारा जैविक विविधता अधिनियम 2002 पारित किया गया था। इसने भारत के संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद को आदर्शों को पूरा किया? तो किसको पूरा किया था? तो आपसे एक प्रश्न अगर पूछता है जैविक विविधता अधिनियम 2002 तो किसको पूरा किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जो अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 48A। अगला जैव विविधता अधिनियम 2002 के बारे में मुख्य उद्देश्य, इसके बारे में मुख्य उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए थोड़ा सा पहले मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। ठीक है, भारत सरकार ने जैविक विविधता अधिनियम 2002 को संविधान के अनुच्छेद 48A के आदर्शों को पूरा करते हुए पारित किया था। जैविक संसाधनों का संरक्षण करना, जैविक संसाधनों को धारणीय उपयोग सुनिश्चित करना, जैविक संसाधनों को उपयोग से होने वाले लाभों का उचित बंटवारा करना, जैविक विविधता को संरक्षित करना। तो किसमें है? तो ये है अधिनियम 2002 के 48A के बारे में। अगला है आमतौर पर निर्देशक सिद्धांत होते हैं। तो निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं आपको पता होगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होता है? ऑप्शन नंबर सकारात्मक दिशा निर्देश होते हैं। तीसरा इसका सही उत्तर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लैटिन में लिखा गया रिट हम आदेश देते हैं कि का अर्थ क्या है? तो हम आदेश देते हैं का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर परमादेश है। क्या है? परमादेश। 4 यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन नंबर दूसरा, अनुच्छेद जो है 36 से 51। क्या? अनुच्छेद 36 से 51 भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP आयरलैंड के संविधान से लिए गए। तो अगर यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जाए कि अपने संविधान में, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं, तो आपको देश बताना आयरलैंड से लिए गए हैं। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से ली गई, ये भी जान लीजिए। अगला हथकरघा और हस्तशिल्प बोर्डों की स्थापना में किस नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू किया गया?
तो ये किसको लागू किया? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सहकारी आधार और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। अगला है भारतीय संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर चौथा। ऑप्शन नंबर चौथा, केवल 2 और 3 जो कथन क्या है सही है, याद रखिएगा। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो कौन सा भाग संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भाग चौथा। क्या भाग चौथा जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, देखो तीसरे में क्या है? मौलिक अधिकार है, दूसरे में नागरिकता है, इसके बाद चौथे में क्या है? चौथे में है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि टीपीएसपी के बारे में जरूरी बातें। कौन कौन सी जरूरी बातें हैं? ये भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशों से संबंधित है। तो कितने भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संबंधित है? इस भाग में अनुच्छेद कहाँ से 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है। और अगला है भारतीय संविधान ने आयरलैंड के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को विचार को उधार लिया है। तो आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं और अनुच्छेद 36 से 51 तक है, भाग 4 में है, इतना आपको याद रखना है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी कि तत्वों से संबंधित है? तो कौन सा था भैया? मैं आपको बताया 36 से 51 जो है, भाग 4 और आयरलैंड, इतना याद रखना है। ठीक है। अगला है देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। देखिए 36 से 51 तक है। ठीक है। लेकिन 36 से 51 में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिस यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो वही प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अनुच्छेद जो 39 यानी 39 क्या कहता है? पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान है। यहाँ से पूछा जाता प्रश्न, ऐसे प्रश्न बनता है, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आगे कराऊंगा तो प्रश्न एक आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ से पूछा जाता है पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो 39 में है, याद रखेगा। यहाँ से आपको इतना याद रखना है। ठीक है। अगला पॉइंट है, अगला है अनुच्छेद 39 से समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना। अगला है जो अनुच्छेद 40 है, ये ग्राम पंचायत के लिए, किसके लिए? ग्राम पंचायतों के लिए। तब ग्राम पंचायतों से जुड़ी अगर ये इकाइयों के बारे में कोई बात आती है तो ये किसमें? अनुच्छेद 40 में। अगला है अनुच्छेद 42 में काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों का मृतत्व राहत प्रदान करना, तो एक अनुच्छेद 42 में है। अनुच्छेद 43 में क्या है? उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, तो ये क्या 43A में है। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण थे। मैं आपको 42 39 एक बार फिर बता देता हूँ, 39 इसलिए मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि पूछा जाता है। देखिए जैसे एक कोई ऑफिस है, ठीक है, ऑफिस में ए क्या है? मेल है, और बी क्या है? फीमेल है। ये दोनों क्या 8 घंटे काम कर रहा है, लेकिन इसको जो मेल है इसको 12,000 रुपये मिल रहे हैं, और ये जो फीमेल है बी है इसको सिर्फ 10,000 रुपये मिल रहे हैं। सिर्फ ये कहकर मिल रहे हैं कि तुम जो है क्योंकि फीमेल हो इसलिए, बाकी ड्यूटी दोनों 8 घंटे कर रहे हैं। तो इसी के बारे में, इसी को ऐसी भेदभाव न हो, ये 39 के बारे में बताया गया। अगला है राजनीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ये सिद्धांत न्योचित है। अगला है दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनना है। तो इन कथनों को क्या है? पढ़ना है और सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर एक, यहाँ से उत्तर केवल एक सही क्या है? सही है। अगला है भारतीय संविधान के में मौलिक अधिकारों के कानूनी प्रावधान है, कि कानूनी प्रवर्तन प्रधान है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक, यहाँ से उत्तर होगा अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32। ठीक है, याद रखिएगा। अगला 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 51A के तहत भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था जब 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था? ठीक है। तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो ये 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है। बाद में इसके बाद एक मौलिक कर्तव्य को और जोड़ा गया था, फिर टोटल 11 हो गए थे। देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो कौन सा शब्द? मैंने बताया था प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे 1976 में। ठीक है। फिर अगला है संविधान में किसकी फोटो? तो भगवान राम,
देवी सीता और लक्ष्मण के अयोध्या की वापसी की जो इनकी फोटो है ये संविधान में है। तो ये प्रश्न क्या पूछा गया प्रश्न, ये इंटरव्यू में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये PYQ में, ठीक है, तो इनको हल्के मत लीजिएगा। सबसे छोटा संविधान किसका, तो मोनाको। देखिए सबको बड़ा संविधान आपको पता हमारे देश भारत का, ठीक है, सबसे बड़ा लिखित संविधान, लेकिन सबसे छोटा संविधान मोनाको है, मोनाको देश का, याद रखिएगा। ये सारी चीजें क्या है, ये PYQ की है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो मौलिक कर्तव्यों से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए 51A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक है, अब कहीं भी अगर संविधान में ए लिख जाए, आपको दिख जाए किसी भी आर्टिकल के पीछे ए, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ क्या है, संविधान संशोधन हुआ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या था, हमें मौलिक अधिकार दिए गए, ठीक है, मौलिक अधिकार दिए गए, ठीक है, मौलिक अधिकार तो दिए गए, लेकिन बाद में ये हुआ कि लोग अपने मौलिक अधिकार मांगे कि हमारे मौलिक अधिकार ये है, लेकिन मौलिक कर्तव्य नहीं दिए गए, अधिकार दिए गए लेकिन ड्यूटी नहीं दी गई। तो फिर बाद में जो है एक संविधान संशोधन हुआ और 51A में, क्योंकि देखिए 36 से 51 तक क्या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो ठीक है, तो 51A में क्या दिए गए, ये मौलिक कर्तव्य दिए गए, ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो भारतीय नागरिक का जो मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है, जिसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना। अगला, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी, तो किस समिति ने जो है मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी, तो इसका सही उत्तर हो गया होगा स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी स्वर्ण सिंह समिति, याद है बहुत इंपॉर्टेंट समिति है, स्वर्ण सिंह समिति, याद रखिएगा। अगला है, भारतीय संविधान का भाग 4A से संबंधित है, तो भाग 4A किससे संबंधित है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है भाग 4A। ठीक है, देखिए मैं आपको फिर यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, ठीक है, भाग 4 में क्या, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, भाग 4A, भाग 4A में क्या है, ये मौलिक कर्तव्य है, याद रखिएगा। अगला है, भाग 4A के बारे में जरूरी बातें, देखिए कौन कौन सी जरूरी बातें। भारतीय संविधान का भाग 4A भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा है, ठीक है, संविधान के 42वें संविधान संशोधन के जरिए साल 1976 में इन कर्तव्यों को जोड़ा गया था। शुरुआत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, साल 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। इस पॉइंट को आप दोबारा पढ़िए, मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ। यहाँ से कहा जा रहा है कि जब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए, तब कुल मौलिक कर्तव्य 10 थे, लेकिन 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया, उसको 11वां मौलिक कर्तव्य कहा गया। अगला, अब टोटल हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य है। अगला है, भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, तो 42वें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ये मैंने आपको बताया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कथन मौलिक कर्तव्य से में से संबंध में गलत है, तो कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना, तो ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही उत्तर होगा, क्या, केवल 4, क्या है, केवल 4। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कोई मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था, क्योंकि, तो मूल संविधान जब था तो कोई मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था, क्यों नहीं था, उसमें उल्लेख क्यों नहीं था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा, यह उम्मीद की जाती थी कि देश के नागरिक अपने कर्तव्यों को स्वेच्छा से निभाएंगे। तो पहले ये उम्मीद की गई, जो मौलिक अधिकार दिए गए, तो ये उम्मीद की गई कि देश के नागरिकों को कोई कर्तव्य के बारे में कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये अपनी बल बुद्धि से अपने जो अधिकार हैं, जो कर्तव्य निभाएंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा, लोग अपने कर्तव्य नहीं निभा रहे थे और अधिकारों की मांग कर रहे थे, इसके कारण इसको लाया गया, मौलिक कर्तव्यों को लाया गया। अगला है, भारतीय संविधान में शुरुआत में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, एक संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। अगला देखिए, भारतीय संविधान में मौजूद मूल 7 अधिकार ये थे, कौन कौन से, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये कुल 7 थे, इसके बाद जो है इसको संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तो टोटल बटे 6। अब हमारे पास 6 हैं, क्या है, मौलिक अधिकार इस समय 6 है। देखिए यहाँ पे ये बात चर्चा की भी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। देखिए क्या प्रश्न है, साल 1978 में 44वें संविधान संशोधन के जरिए
संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार बन गया। तो कब हटाया? 1978 में। किस संविधान संशोधन के जरिए? तो 44वें संविधान संशोधन के जरिए। अगला है, उत्प्रेषण किसके अंतर्गत आता है? जो उत्प्रेषण होता है किसके अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तीसरा हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, परमादेश रिट एक मौलिक अधिकार है जिसे निम्नलिखित के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। तो किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा, संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत, याद रखिएगा। अगला है, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की सूची से निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया था? तो कौन सा मौलिक अधिकार? ये मैंने आपको बताया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। कब हटाया गया था? मैंने आपको बताया, 44वां संविधान संशोधन हुआ था। अगला है 1978 में। अगला है, संविधान के किस भाग में आपको मौलिक अधिकारों की 6 व्यापक श्रेणियां मिलेंगी? तो किस भाग में आपको मिलती हैं? तो भाग 3 में। आपको पता, 2 में नागरिकता है, 3 में मौलिक अधिकार है, 4 में क्या है? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है, 4A में क्या है? क्या है? कर्तव्य है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, एक घर की नौकरानी अपनी 12 साल की बेटी को स्कूल भेजने के बजाय एक आवासीय कॉलोनी में घर साफ करने के काम में अपनी मदद के लिए लगाती है। नौकरानी द्वारा कौन सा मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन किया जा रहा है? तो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य, उनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन किया जा रहा है? एक नौकरानी है, ठीक है, एक लेडीज है, उसकी 12 साल की बेटी है, उसको स्कूल नहीं भेजती, बाकी अपने साथ क्या काम में रखती है। तो कौन सा मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर, अपने बच्चों को शिक्षा देने के अवसर प्रदान करना। तो ये क्या? शिक्षा से उसको वंचित रख रही है। अगला है, संविधान विभिन्न तरीके से सरकार की शक्ति को सीमित करता है। सरकार की शक्ति को सीमित करने से समान तरीका को निर्दिष्ट करना है जो हम सभी नागरिकों के पास है और जिनका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हमारा ऑप्शन हमारे मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार को अंतर्गत उल्लेखित है? समानता के अधिकार के अंतर्गत उल्लेखित है, तो कौन सा क्या है? अनुच्छेद समानता के अधिकार के अंतर्गत। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन हमारे उपाधियों का अंत। क्या है? उपाधियों का अंत, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्या संपत्ति के अधिकार भारत के संविधान के तहत एक है? तो संपत्ति के अधिकार भारत के संविधान के तहत एक क्या है? एक संवैधानिक अधिकार है। अब संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का एक अधिकार है। तो एक अधिकार क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। याद रखिएगा, तीसरा सही उत्तर होगा। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 से संबंधित है। जो अनुच्छेद 20 है किससे संबंधित है? जो अनुच्छेद 20 है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। तो 20 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? तो कौन सा अनुच्छेद लगाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, अनुच्छेद जो यानी कि आर्टिकल 23 यानी कि 23। अगला है, इसके अलावा मानव तस्करी और शोषण पर रोक लगाने के अलावा भी अन्य कानून हैं, जैसे अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम 1956 लाया गया था, बंधुआ श्रम प्रणाली उन्मूलन 1976 और पास्को, जैसे पोस्को कहते हैं, 1900 अधिनियम 2012। अगला है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से? तो 5 से 11 क्या है? नागरिकता से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता, राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे देय परिलभ्यता और भत्ते उन राज्यों के बीच आवंटित किए जाएंगे। तो इस कौन सा अनुच्छेद ये बताता है? तो ये बताता कौन सा है? तो ये बताता है 158। क्या बताता है? 158। अब देखिए, जैसे मैं आपको इसको उदाहरण के माध्यम समझाता हूँ। देखिए, ये क्या हमारा यूपी है और ये क्या है? एमपी है। ठीक है, यूपी है, एमपी है। कभी कभी कंडीशन ये हुई, अभी कुछ समय पहले, अभी कुछ साल पहले क्या हुआ था, जो एमपी के राज्यपाल थे वो नहीं थे, तो यूपी के जो राज्यपाल थे आनंदीबेन पटेल, ये दोनों राज्यों को देख रही थी, यूपी की भी राज्यपाल थी और एमपी की भी राज्यपाल थी। तो ऐसा किस में बताया गया? तो 158 में ऐसा किया गया है कि अगर किसी राज्य के पास क्या राज्यपाल नहीं, तो 2 राज्यों को क्या है?
वो देख सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न करा है, अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। 4 यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो कौन सी? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही उत्तर? ऑप्शन नंबर पहला 75 और 3। ठीक है, तो एक यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि राज्य सरकार की सभी कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की जाएगी? तो कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 166A। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? यानी कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? उच्च न्यायालय, यानी कि एक वो क्या होगा? हाई कोर्ट होगा। तो ये कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो ऑप्शन नंबर 1 214। क्या 214? इसको याद कर लीजिए, बहुत बड़े बड़े प्रश्न एग्जाम में प्रश्न आता है, याद कर लीजिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान 5वां संशोधन 1955 में संशोधित किया गया था? तो कौन सा किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर पहला, अनुच्छेद 3, आर्टिकल नंबर 3। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रख रखाव का उल्लेख करता है? तो कौन सा करता है? तो ऑप्शन नंबर चौथा, अनुच्छेद 26। क्या? अनुच्छेद 26 करता है। 4 हमारा इसका सही उत्तर होगा। अब आपके लिए प्रश्न है, प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान में शुरुआत में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? ये आपको इसका जो उत्तर है ना, इसका उत्तर जो आपको कमेंट में बताना कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान का भाग 4A से संबंधित है। तो भाग 4A किससे संबंधित है? इसका भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये दोनों प्रश्न, आपको दोनों प्रश्न का उत्तर क्या कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। और इसके बाद मैं आप लोगों के लिए जो फूल पत्ती वाली क्लास की करंट अफेयर है पिछले 1 साल की, गौरव सर की करंट अफेयर, वो मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।